साल थी, जिससे कोई भी लड़की औरत या कोई भी मर्द अंदाजा लगा सकता है कि मैं शादीशुदा हूं। मेरा खुद का छोटा सा कारोबार है, मतलब मेरी एक छोटी सी दुकान है जहां सुबह से शाम तक मेरा जिगरी दोस्त बैठा रहता था। कभी कभी वो अपना डेरा करीबी बैंक के पास भी डाल लेता था। घर का इकलौता होने के नाते इस पर जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी, लेकिन वो लापरवाह बना फिरता था। फिर एक दिन अचानक एहसन के वालिद के दोस्त ने एहसन के लिए सऊदी अरब का वीज़ा भेज दिया। तब माँ को अपने बेटे के बहाने की पड़ी। एहसन की मंगनी हो चुकी थी, इसलिए एहसन के ससुराल ये फौरन मान गए। हम सब दोस्तों और दुकानदारों ने इसकी शादी पर काफी मजा लिया था। मजा सिर्फ खाने का था, लेकिन शादी के दिन मेरे दोस्त एहसन की साली फायजा मुझ पर काफी हद तक फिदा थी। मैंने भी समाइल के मुतबादिल समाइल ही पास की निकाह की तकरीब तक में एहसन की बीवी नाजिया के बारे में जान चुका था और साली के बारे में भी। नाजिया के मुताल्लिक बताता हूँ, नाजिया नॉर्मल हाइट की लड़की है, कद 5 फुट 6 इंच है और वो एक पर कशिश जिस्म की मालिक है। जब भी एहसन अपनी मंगेतर से मिलने जाता तब मुझे रखवाली के लिए अपने साथ ले जाता था। उन तमाम वाकयात के दौरान नाजिया मुझे कभी कभी मुस्करा कर देख लिया करती थी, लेकिन मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ा। एहसन चाहे मुझे अपना जिगरी यार माने आना माने, में इसे जरूर मानता था, इसलिए मैं नाजिया की इस मुस्कुराहट का कोई जवाब न देता था। अब फायजा की तरफ आते हैं। फायजा अपनी बहन की तरह नॉर्मल हाइट की लड़की है। फायजा का थोड़ा सा रंग फेर है नाजिया से। खैर, निकाह की तकरीब के वक्त हम सब दोस्त एहसन के करीब ही खड़े थे। मैं चूंकि अक्सर एहसन के ससुरालियों के घर आता जाता रहता था, इसलिए मुझे एहसन के ससुर ने एक काम के लिए घर की बैक साइड पर बने स्टोर रूम की तरफ भेज दिया। मैं फौरन स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, तभी फायजा मुझे सारी मजलिस में अकेले खड़ी नजर आई। मुझे अपनी तरफ देखता देख मुस्कुराने लगी। मैंने भी मौका महल के हिसाब से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फायजा को रिप्लाई दिया। फायजा मुस्कुराते हुए अंदर की जानिब चल दी। अंदर जाते जाते अपने हाथ को अंदर की तरफ मोड़ते हुए मुझे इशारा किया, जिसे मैंने चंद लम्हों के बाद समझ लिया और अंदर की जानिब बढ़ गया। मैंने एहसन के ससुर के बताए काम को इग्नोर कर दिया था। मैंने बाहर के तमाम दोस्तों से सुन रखा था कि फायजा को लड़कों से दोस्ती करने का बहुत शौक है। आज दिन तक ना जाने इसने कितने लड़कों से दोस्ती की है। इसी सोच के साथ मैं आगे को बढ़ गया। हम दोनों कुछ देर बाद एक कमरे में आमने सामने खड़े थे, जहां एहसन के ससुरालियों ने अपना सारा कीमती सामान शिफ्ट कर दिया था। शायद उन्होंने शादियों में चोरी चकरी के सबब ऐसा किया था। कुछ देर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर फायजा ने आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक कर दिया और मेरे सीने से लग गई। फिर इसने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने कहा, कैसी दोस्ती? तो कहने लगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर हम एक जगह पर बैठ गए और बहुत सारी प्यार भरी बातें की और वक्त का पत्ता ही नहीं चला। फिर फायजा को किसी ने आवाज दी और उठकर चली गई। मैं इस वक्त जल्दी में था, इसलिए फायजा का इंतजार न करते हुए फौरन वहां से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला गया, जहां अभी अभी निकाह हुआ था। खैर, हम सब डॉली लेकर एहसन के घर चल दिए। मैंने फायजा वाली बात किसी से भी नहीं की। सारे कामों काजों को खत्म करके मैं अपने घर आ गया। मैंने अपने घर वालों को सलाम किया और अपने कमरे में घुस गया। कुछ देर बाद खुद को रिलैक्स करने के बाद मैंने दुकान का काम शुरू कर दिया, जो रात के 1 बजे खत्म हुआ। सुबह मेरी नींद अपने वक्त पर खिली। मामूल के मुताबिक नाश्ता करने के बाद मैं अपनी दुकान पर गया। कुछ देर तक जरूरी मामलात देखकर घर वापस आ गया। जल्दी के चक्कर में नहाना भूल चुका था। जब याद आया तब मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए बगैर नहाए एहसन के वलीमे की तकरीब में शिरकत के लिए निकल पड़ा। हमारे यहाँ बैरूनी दोस्तियां हुआ करती हैं, इसलिए ज्यादा शादियां हम लड़कों को ही देखना करना पड़ती है। मेरे एहसन के घर पर पहुंचने तक एहसन के दोस्तों ने तमाम मामलात देख लिए थे। मैं दुकान से घर और फिर घर से वलीमे पर आने तक मुझे काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मेरे आने तक वलीमे की तकरीब की तैयारियां हो चुकी थी। मैं कुछ देर एहसन और नाजिया के करीब बैठा रहा, फिर किसी वजह से उठकर एहसन के घर के अंदरूनी जानिब चल दिया। कुछ काम जो छोटे मोटे थे उनको निपटाती हुए अचानक फायजा मुझे नजर आई। फायजा इस्त्री स्टैंड के साथ टेक लगाए खड़ी मुझे देखकर मुस्कराए जा रही थी।
हाल में तमाम अफराद जमा थे, कुछ औरतें अंदर और कुछ बाहर आ जा रहे थे। फाइजा की मुस्कुराहट देख मेरे अंदर हल्की सी सनसनी फैल रही थी। मैं फाइजा को यकसर फरामोश करता वापस घर से बाहर बने तकरब हाल में चला गया। एहसन स्टेज से थोड़ा दूर खड़ा किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। तब मैं भी उसके पास खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद नाजिया ने एहसन को बुलाया, जिस पर एहसन ने नाजिया की तरफ देखा। नाजिया बोली, मुझे पानी पीना है। फाइजा घर गई थी, अभी तक नहीं आई, तुम जाकर ला दो, मंगवा दो। एहसन मुझसे धीमी आवाज से बोला, जाकर अपनी भाभी की खिदमत कर। मैंने नाजिया के सामने से खाली जुग को उठाया और कुछ दूर पड़े ड्रम से पानी भरा और वापस नाजिया की तरफ आ गया। नाजिया को गिलास में पानी डालकर देते हुए वापस एहसन की तरफ मुड़ने लगा। तब नाजिया बोली, कुछ देर अपनी भाभी के करीब भी बैठ जाओ, सुबह से बूर हो रही हो। मैंने एक नज़र एहसन पर डाली, जो इस वक्त अपने दूसरे दोस्त के पास नाजिया की तरफ कमर किए खड़ा बातें कर रहा था। मुझे एहसन की तरफ देखता देख नाजिया फिर से बोली, देवर जी किस सोच में पड़ गए हो? मैंने कोई महंगी फरमाइश नहीं डाली जिसको पूरा करने से पहले अपने एहसन से इजाज़त मांगनी है। मैं कुछ देर पहले एहसन की और फिर अब नाजिया की दोहरी मानी की बातें सुनकर सोच में डूबे हुए नाजिया के करीब बैठ गया। नाजिया पानी का एक घूंट पीने के बाद बोली, देवर जी वैसे एक बात पूछनी थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैंने नाजिया की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, आपने जितनी भी बातें पूछनी हैं पूछे। नाजिया मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोली, जब मैंने सवाल जवाब शुरू करने हैं तब सारा दिन गुजर जाना है और शायद रात भी। फिर आपके दोस्त का किया होगा अगर आप वहां मौजूद होंगे तो। मैं नाजिया की इस डबल मीनिंग बात से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने पहले जी जी कहा, फिर फौरन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बोलने लगा, जिस पर नाजिया अपने नाक पर मेहंदी वाला हाथ रखकर हंसने लगी। नाजिया बोली, अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं पूछती, आप इतना ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये ले पानी। मैंने पहले इनकार किया, तब नाजिया बोली, पानी पी ले ना, ये ना हो कि बाद में आपको ये पानी भी ना मिले। मैंने नाजिया के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और खामोशी से पानी के घूंट अपने खुश्क होते गिले से नीचे उतारने लगा। नाजिया मुझे पानी पीता देखते हुए बोली, वैसे आप आज नहाए नहीं ना? मैंने कोई तासुर नहीं दिया क्योंकि मैं नाजिया की बात पर गौर कर रहा था। आज दिन तक किसी को भी मालूम नहीं हुआ था कि मैं कब नहाया और कब नहीं नहाया। नाजिया दोबारा बोली, वैसे आप कल निकाह के वक्त कहाँ थे? फाइजा भी गायब थी, अजीब मामला है। नाजिया ने वलीमे की तकरीब पर एक नज़र डालते हुए दोबारा से मेरी आंखों में देखा। मैं जहां था वहीं का वहीं रुक गया, क्योंकि इतने सालों से मैं कई लड़कियों से बातें करता था लेकिन किसी को इल्म नहीं था ये अचानक नाजिया को कैसे इल्म हो गया। नाजिया ने बहाने से किशन छोटे तकिए को सही करते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, गिलास साइड पर रख दें देवर जी, मैं फाइजा की तमाम हरकत पर नज़र रखती हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी को कुछ भी बताने वाली नहीं क्योंकि इसमें आपकी बदनामी कम और फाइजा की ज़्यादा है। मैंने एक नज़र नाजिया के चेहरे पर डाली, फिर दूसरी नज़र अपने हाथ पर जो नाजिया के हाथ के नीचे था। मेरे जहन में ये सवाल भी आ रहा था कि अगर नाजिया को अपनी बहन की हरकत पर शक है तो इसने अब तक इसको रोका क्यों नहीं। नाजिया बोली, आज से 7 दिन तक आप आराम से गुजारी, फिर उसके बाद आपको अपनी भाभी की खिदमत भी करनी है ना एहसन? नाजिया ने अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से पर थोड़ा सा जोर देते हुए एहसन की जानिब देखा। एहसन ने भी दूर से मुस्करा कर नाजिया की हाँ में हाँ मलाई में इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो चुका था, क्योंकि मैंने आज दिन तक एहसन को अपना जिगरी दोस्त माना था। मेरी सोच के लम्हात इस वक्त टूटे जब फाइजा मेरे कंधे पर अपनी बाजू रख कर बोली। फाइजा बोली, जनाब दिन को दिन के ख्वाब देख रहे हैं, अगर दिल कर रहा है तो बंदे हाजिर हो जाते हैं। फाइजा की इस बात पर पास बैठी नाजिया मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं सुबह से मानी खेज बातों और इशारों से कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए फौरन वहां से उठकर एहसन की तरफ बढ़ गया। फाइजा के इशारे और मुस्कुराहट, एहसन की इजाजत और नाजिया की मानी खेज बातों से मैं अजीब महसूस कर रहा था। एहसन के वलीमे की तकरीब खत्म हुई और मैं घर वापस आकर अपने काम में मसरूफ हो गया। सुबह अपने वक्त पर दुकान पर चला गया, सारा दिन कस्टमर्स में मसरूफ रहा, कुछ कस्टमर्स से बहस भी हुई।
क्योंकि मैं 2 दिन से मुसलसल दुकान जल्दी बंद करके चला जाता रहा था। कस्टमर्स की भी 2 अक़साम हैं, एक जो सच्चे होते हैं और दूसरे झूठ बोलते हैं। शाम के वक्त एहसन की कॉल आई। सलाम दुआ के बाद एहसन असल नुक्ते की तरफ आया। एहसन बोला, उस्मान एक छोटा सा काम था। मैं बोला हूं, क्योंकि मैं एक तरफ एहसन की कॉल भी सुन रहा था और दूसरी तरफ काम भी कर रहा था। एहसन बोला, यार मुझे आज शाम से दावतों में भी जाना पड़ेगा। एक तो शादी की दावतें हैं, साथ ही मेरे सऊदिया वाले काम की वजह से भी मैं कस्टमर को फारिग करते हुए, ये तो अच्छी बात है, फिर ऐश कर। एक वक्त का खाना कोई दूसरा मेरे अलावा भी खुलाने वाला है। एहसन सुबह की चाय से शाम की चाय तक मेरी ही दुकान पर बैठकर पिया करता था। अक्सर मेरा खाना सामने वाली भाभी जी भेजा करती थी, तब भी वो एहसन मेरे साथ शरीक हुआ करता था। एहसन बोला, यार वो मसला नहीं है, मसला ये है कि मुझे नाजिया के रिश्तेदारों के घर अकेला जाते शर्म और झिझक महसूस होती है। तुम्हें मालूम तो है ना कि मैं नाजिया के घर चाय के अलावा कभी गया ही नहीं। मैं नए कस्टमर को डील करते हुए बोला, अच्छा। फिर एहसन बोला, मैंने ये बात नाजिया से रात को की थी, तब उसने तुम्हारा बोला। मैं काम करते करते कुछ सेकंड्स के लिए रुका, फिर बोला, भाभी ने फिर किया बोला। एहसन बोला, इसने कहा कि तुम मेरी शादी के दोस्त हो, इसलिए हर दावत में जाना जरूरी भी है, साथ में मेरा टाइम पास भी हो जाया करेगा। मैंने अपने दिल में सोचा, इसने खुद से ऐसा बोल दिया है, नाजिया जो कल की बहाई लड़की किसी दूसरे मर्द के बारे में ऐसा क्यों बोलेगी। एहसन मुझे खामोश देख दोबारा बोला, यार मुझे मालूम है तुम्हारी दुकानदारी भी है, इसलिए नाजिया ने यह भी मशवरा दिया है कि हम सिर्फ रात के वक्त दावत पर जाया करेंगे। मैंने कुछ देर सोचा, फिर नाजिया के मुतालिक सोचते सोचते हाँ बोल दी। शाम के 5 बजे थे, तब सामने वाली भाभी साइमा की खिड़की के लिए हमारा एक महसूस इशारा होता था। जब भी गिल्ली में कोई ना होता, भाभी की बेटी सो रही होती, तब वो खिड़की खोलकर कुछ सेकंड्स के बाद बंद कर देती थी। मैंने एक बार अपने कारोबारी कामों के मुताल्लिक सोचा। जब तमाम काम क्लियर पाकर मैंने मेन स्विच को ऑफ किया और मोबाइल साइलेंट करके जेब में डाल लिया। सामने वाले दुकानदार को चाय पीने का बताकर दूसरी गिल्ली में घुस गया। ये भी मेरा तरीकाकार था, ताकि किसी को शक ना हो। गिले के कोने में बनी सीढ़ी से चढ़कर दूसरी जानिब साइमा भाभी की गिल्ली में उतर गया। इस वक्त गिल्ली में 2 मोटरसाइकिल खड़े थे, जिनमें से एक मेरा भी था। मैंने एक नज़र दोनों तरफ डाली, फिर खामोशी से भाभी के घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, क्योंकि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मखसूस कमरे को खोलकर मैं बेड पर जा बैठा। कुछ देर बाद भाभी चाय के 2 मग लिए, नीले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहने, लाल रंग की लिपस्टिक लगाए मेरे साथ आकर बैठ गई। भाभी का ये रूप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। उसकी एक ही वजह थी, भाभी गुजरात शहर की एक मॉडर्न लड़की थी। जब उनकी शादी हुई तो उनके तमाम अरमान रास्ते में ही रह गए। उनके एक अरमान की पूरा करने के लिए मेरी वजह से उनका शौहर आज कुवैत में अपने रोजगार में मसरूफ था। भाभी ने अपने हाथ में पकड़े चाय के मग को मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली। भाभी बोली, एहसन की शादी अच्छे से हो गई। मैं मग लेते हुए बोला, हाँ हो गई। भाभी ने सैंडल उतारा और बेड पर अपनी टांगें सीधी कर ले। मैं रिलैक्स होकर चाय पीने लगा। जैसे ही चाय खत्म हुई, इसी वक्त भाभी ने मुझे लेटने का इशारा किया। मैं रूटीन वाज खामोशी से बेड के किनारे से टेक लगाकर टांगें सीधी करके आधा लेटा और आधा बैठा हुआ था। फिर कुछ देर बातें करने के बाद मैं वहां से उठा। थोड़ी देर बाद मैं दुकान पर मौजूद तमाम कस्टमर्स को डील करने लगा। शाम को मैं घर पहुंचा तो घर वालों को मैंने एहसन की बात को सबके सामने रखा, जिस पर किसी ने कोई एतराज न किया। रात 8 बजे एहसन की कॉल आ चुकी थी, जिसके मुताबिक मुझे नाजिया एहसन के साथ नाजिया की दौर की खाला के घर दावत पर जाना था। मैंने बात लिया और ठीक 9 बजे एहसन के घर पहुंच गया। वो दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम 5 से 10 मिनट के बाद मतलूबा मंजिल की जानिब चल दिए। खाने के बाद हम सब खुश गप्पियों, मतलब सिर्फ नाजिया और उसकी खाला बातों में मसरूफ हो गई। हम दोनों दोस्त गेस्ट रूम में बैठकर अगली दावत पर बहस करने लगे। नाजिया की ये खाला 52 साल की थी, इसी वजह से इनकी शख्सियत हम सबसे अलग दिख रही थी। खैर, हम दोनों ने इसके अलावा उनके घर का एक रौनक भी लगाया, क्योंकि करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। बस ऐसे ही टाइम पास करते करते चाय बनवा कर नाजिया ने हमें बलवा लिया।
वापसी पर खाला ने काफी कहा कि यही रह जाओ, लेकिन एहसन नहीं माना, शायद इसलिए कि इसे रोजाना की तरह आज भी नाजिया से प्यार भरी बातें करनी थी। मैंने मामूल के मुताबिक अगला दिन गुजारा। शाम को 7 बजे से पहले दुकान बंद कर दी और घर चल दिया। तब एहसन मुझे रास्ते में नजर आ गया। एहसन मुझे मिलते हुए बोला, यार अभी हमें नाजिया की स्कूल की दोस्त के घर चाय की दावत पर जाना पड़ेगा। मैं बोला, वो क्यों, हमारी दावत तो। एहसन दरमियान में बोलते हुए, यार समझा कर ये बीवियां अपनी हर बात मनवा कर छोड़ती हैं, इसलिए अब तुम जल्दी से घर जाओ, तैयार होकर आजा। घर पहुंचकर मैंने अपना हैंडी बैग उतारा और एक छोटा सा बाथ लिया और कपड़े तब्दील करके एहसन के घर की तरफ चल दिया। मुख्तसरन हमने अगली दावत तक नाजिया की फ्रेंड के घर रहे, फिर अगली दावत पर मैं जाने के लिए तैयार ना हुआ क्योंकि मुझे अपना काम भी करना था, इसलिए खामोशी से नाजिया और एहसन मेरी बात मान गए। मैं नाजिया की दोस्त के घर से बाहर निकला, साथ में नाजिया और एहसन भी। वो दोनों अपनी अगली दावत पर निकल गए। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तभी नाजिया की दोस्त ईमान, मतलब मेरे चचा की बेटी, जी हाँ, इसने मुझे पुकारा। चूंकि इस वक्त चचा और चची नाजिया और एहसन के साथ ही निकलकर किसी काम की सिलसिले में साजिद साहिब के घर गए थे, इसलिए ईमान को मुझे रोकने का बहाना मिल गया। मैं खामोश, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरफ मैं जा रहा था देखता देखकर ईमान मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ईमान बोली, कैसे हो? मैंने ईमान को यकसर फरामोश करते हुए बाइक के रास्ते से हटाने के लिए अपनी बाइक को पीछे की तरफ किया। इसी वक्त ईमान मेरी बाइक के अगले टायर पर आकर बैठ गई। ईमान बोली, नाराज हो जनाब? मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए ईमान के घर को देखने लगा। मेरा ऐसा करने का एक ही मकसद था कि ईमान जिच है कर मेरा रास्ता छोड़ दे। ईमान ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट करने पर ईमान मेरी बैक साइड पर आकर मेरे साथ चिपक कर बैठ गई। ईमान बोली, सैय्या जी अब ले चुल्लू हमें अपने ससुराल। ईमान को 2 घंटे से मुसलसल इग्नोर करने के बाद भी मेरा मकसद कामयाब होता न देखकर मैंने ईमान को इस मर्तबा झिड़क दिया ताकि वो अपने घर चली जाए और मुझे तंग ना करे। ईमान ने अपने बाजू मेरे कंधे पर रख कर बोली, सैय्या जी एक आई लो यू कहने पर इतना गुस्सा, उफ तौबा हुआ किया है। मैंने बाइक को गियर में डाला और थोड़ा सा दूर ले जाकर बाइक को बंद कर दिया और बोला, तुम समझती क्या हो? मेरे ही घर वालों के सामने पहले मेरी बहन बनी रहती हो, फिर अचानक एक ऐसे दिन आकर जिस दिन मेरे घर पर मेरे रिश्ते की बात चल रही हो बोलती हो आई लो यू। क्या तुमने मुझे एक खिलौना समझ रखा है? तुम जानती तो हो ना कि तुम्हारे वालिदैन चचा चाची ने मेरी और मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती की थी, भूल गई नहीं ना? फिर आज फिर से कुछ तो शर्म कर लो। ओ सॉरी, अब मैं समझा, जैसे वालिदैन वैसे तुम। ईमान मेरा पारा हाई करवाकर अपनी बेइज्जती करवाकर खामोशी से बाइक से उतर तो गई, लेकिन जाते जाते फिर से बोली, जहां तक सवाल है मेरे वालिदैन का, वो जैसे मर्जी हों, लेकिन मैं वैसी नहीं। अब मोहब्बत कर ही ली है तो सारी जिंदगी निभाकर भी देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज 2 घंटों से ईमान को जिच करने में मसरूफ था, लेकिन चंद लम्हों में ईमान ने मुझे जलाकर रख दिया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी जान ही दे दूं, लेकिन फिर अपने वालिदैन जिन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से इस मकाम तक पाल पोस कर लाया, उनको उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। बात वहां से शुरू हुई जहां से आप सबको बताना चाहिए मेरी फैमिली ज्वाइंट सिस्टम में आती थी। हम सब दादी, अम्मा, अबू, उनकी फैमिली, चचा, उनकी फैमिली, दरमियाने चचा, उनकी फैमिली और सबसे छोटे चचा, हम सब एक ही घर में रहते थे। हमारी फैमिली में पहली लड़ाई हुई, मुझे इसकी वजह ठीक से मालूम नहीं, लेकिन अबू ने फौरन एक घर तामीर करवा लिया। लेकिन वो घर दादी की मर्जी से उनके घर के साथ बना। जब ये झगड़ा हुआ तब इस पूरी फैमिली में दादी, मेरे वालिदैन ने और मेरी 2 बहनें, फरजाना उम्र 18 साल, ताहिरा उम्र 19 साल में 15 साल, बड़े चचा और चची उनकी बेटी और बेटे, दरमियाने चचा और चची रबिया उम्र 22 साल, रंगफेर उनकी इकलौती बेटी, ईमान उम्र 15 साल, 2 बेटे, फिर आखिर में छोटे चचा नवाज रहते थे। झगड़े की वजह छोटे चाचे की शादी थी। चाचू का रिश्ता पहले कहीं हो नहीं रहा था। फिर एक जगह बात बुनती नजर आई, लेकिन ससुरालियों ने जगह कम होने की वजह से उन्होंने चाचे नवाज को घर दामाद रखने की ऑफर भी कर दी, शायद इसलिए कि उनकी जारी तालीम बहुत कामयाब जा रही थी।
खैर अबू ने दादी अम्मा से बात की और फौरन अपने लिए एक घर तामीर करवाना शुरू कर दिया। बड़े चाचू ने पहले ही एक घर तामीर करवा रखा था, लेकिन वो अपने नए घर नहीं गए थे, मतलब शिफ्टिंग नहीं की थी। इस झगड़े की वजह से अबू ने घर की तामीर जैसे ही शुरू की, बड़े चाचू ने अपनी फैमिली को अपने नए घर शिफ्ट कर दिया। मेरी बहनें मेन रोड से कभी बजरी, कभी रेत, कभी ईंटें तो कभी सरियां उठाकर नए घर तक शिफ्ट करने में लगी रहती, जिसमें अम्मा भी साथ देती थी। मेरा बस यही काम होता था कि मैं इस बजरी आरेत के ठेले के करीब रुक कर नजर रखता था। छोटी चची ईमान की वालिदा रास्ते में खड़े रहकर हंसती, या फिर दोनों मियाँ बीवी तंज के तीर मेरी बहनों और उम्मी पर छोड़ते रहते थे। ये सब बातें मेरे सामने की हैं, इसलिए सब मालूम था। खुदा खुदा करके मकान तामीर हो गया। तब अबू अपनी नौकरी से वापस आकर लेंटर, छत और बिजली वगैरह जैसे दूसरे मर्दाना काम किए। मर्दाना काम तो सब ही होते हैं, लेकिन अबू की मदद अम्मा ने हर दम की थी। अगर इस दौरान पैसा आना बंद हो जाता तो हमारे सपनों वाला घर अधूरा रह जाता। इसी वजह से अबू वापस अपने काम पर चले गए थे। कुछ अरसा बाद हमारा घर मुकम्मल हो गया। तब हमने अपना सारा सामान उठाकर, जिसमें 2 रज़ाई और 2 बिस्तर और इसी तरह दूसरा सामान, अपने नए घर शिफ्ट कर दिया। अबू ने हम तीनों भाई बहनों को पढ़ने की तलकीन की और हम उनकी बात मानकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगे। मैं अपनी बहनों की तरह सलम और ईमान को अपनी बहनें समझता और अपनी कज़न्स को भाई कहकर पुकारता था। कुछ अरसे के बाद छोटे चाचू की शादी हो गई, जिस पर अबू ने अपना हिस्सा भी डाला। हम भी इस शादी में शरीक हुए, लेकिन हमारी हैसियत सिर्फ मेहमानों जैसी थी। एक छोटी सी लड़ाई की वजह से हमारा शिराजा बखेर गया था। हम तीनों बस यही दुआ करते रहते थे कि अब कोई झगड़ा ना हो। इसी वजह से हम तीनों बहन भाई ना तो झगड़ते और ना ही ऐसी नौबत आने देते। हमारी फैमिली में और भी अफराद थे, लेकिन वो फूफियाँ अपने अपने घरों में खुश थी, इसलिए उनका फिलहाल जिक्र करना ज्यादा जरूरी नहीं। बस इतना बता देता हूँ कि मेरी 4 अदद फूफियाँ हैं। एक दादी के घर के करीब ही रहाइश पजीर है, दूसरी बड़े चाचू के घर के करीब, तीसरी दूसरी फूफी के घर के करीब चंद फरलांग का फासला था, चौथी फूफी गुजरांवाला में रहाइश पजीर थी। चाचू की शादी में हम सब कजन्स ने आपस में काफी हल्ला गला किया, क्योंकि हम इस वक्त इस मौज मस्ती की जिंदगी में रहना चाहते थे। मेहंदी वाली रात थी। मैं अब बड़ा हो रहा था, इसलिए मेरा कद मजीद बड़ा हो चुका था। मैं अपने कजन्स और महल्ले के दोस्तों के साथ खेलते खेलते अचानक एक कमरे में जाकर छप गया। मेरी आदत थी कि मैं पहले खुद को रिलैक्स कर लेता था, फिर उसके बाद जो मर्जी हो जाए मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता था। कुछ वक्त गुजरा, बाहर मेहंदी की तकरीब में वक्त था, लेकिन बाहर दमा चौकड़ी चल रही थी। मैंने इस वक्त पेंट शर्ट पहन रखी थी। कुछ देर गुजरी होगी, कमरे में कोई दाखिल हुआ। चूंकि मैंने कमरे में आने से पहले ये सोच रखा था कि इसी कमरे में आना है, क्योंकि इस कमरे की लाइट काफी दिनों से खराब हुई पड़ी थी। जो भी अंदर दाखिल हुआ था वो पहले एक कोने में गया, फिर घूमते फिरते मेरी जानिब आया। जैसे ही इस बंदे का हाथ मुझसे टकराया तो वो बोला, शुक्र है तुम उधर हो, मैं वैसे ही दूसरे कोनों में तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं इस आवाज को